देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और चलिए अब शुरुआत करते हैं देश के बुलेटिन की। अनंतनाग से बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अनंतनाग में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में इन 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। आतंकवादियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की गई है। सुरक्षा बलों ने देश के 3 दुश्मनों को मार गिराया है। कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार अपनी कामयाबी हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इरफान कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए। इरफान, क्या जानकारी पूरे ऑपरेशन को लेकर? देखिए, फिलहाल अभी अनंतनाग में ऑपरेशन जारी है और 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। इसमें एक AK-47, 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं और ऑपरेशन लगातार जारी है। और अभी तक 116 मिलिटेंट्स साउथ कश्मीर के अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। टॉप 6 ऑपरेशन कमांडर्स अभी तक इस साल तक मारे गए हैं। तो कहीं न कहीं सेना के लगातार एक के बाद एक कामयाबी है। और साथ ही साथ जिस तरह ट्रायल में हमने देखा कि हिजबुल मुजाहिदीन संगठन का सफाया हो चुका है, वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का कोई भी मिलिटेंट अभी सक्रिय नहीं है। तो उसके चलते फिलहाल इस तरह के ऑपरेशन तेज किए जा रहे हैं और इन ऑपरेशन को नॉर्थ कश्मीर भी जो है ले जाया जा रहा है ताकि नॉर्थ कश्मीर में भी मिलिटेंसी पर निरंतर रखा जाए। फिलहाल 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। एक AK-47, 2 पिस्टल अभी बरामद किया गया है। कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाए, लेकिन उससे पहले ये देखा जा रहा है कि क्या कोई और मिलिटेंट इस जगह पर मौजूद है या नहीं। जॉइंट ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का, राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों का और CRPF का, क्योंकि आजकल जितने भी ऑपरेशन मिलिटेंट्स के खिलाफ किए जा रहे हैं वो ज्वाइंट किए जाते हैं ताकि जो है ऑपरेशन सफलपूर्वक हो। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति भी न पेश आए। उसके चलते भी CRPF का बड़ा योगदान रहता है इन तमाम ऑपरेशन। अच्छा इरफान, ये बताइए, क्योंकि खबर यह भी है कि बड़गांव में भी 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए, वहां पर भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इधर अनंतनाग में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी सूचना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? देखिए कोरोना, जिस तरह आपने कहा कि बड़गाम के जिले में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया गया कुछ इलाकों में जहां पर मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, वो ऑपरेशन हालांकि रात को 1-2 जगह पे चले थे। उसके बाद वो ऑपरेशन कॉल ऑफ किए गए थे, लेकिन तमाम मिलिटेंट गतिविधि पे नजर रखी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी मिलिटेंट वारदात होने से जी, और आतंकवादियों का लगातार सफाया घाटी में हो रहा। शुक्रिया इरफान आपका। रुख कर रहे हैं अगली खबर का। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन के साथ जारी विवाद के बीच पाकिस्तान भारत को एक और मोर्चे पर उलझाने की साजिश को रच रहा है। चीन की शह पर काम कर रहे पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान ने ऐसा तब किया है जबकि 2 महीने पहले ही भारत ने ऐसे किसी कदम के खिलाफ उसे चेताया भी था। LAC पर भारत के दमखम को देख चीन जैसे पड़ोसी के होश फाख्ता है, लेकिन अदना सा पाकिस्तान है जिसे अक्ल ही नहीं आ रही। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने हाथ झुलसाने का इंतजाम खुद किया है। भारत की साफ चेतावनी के बावजूद गिलगिट बल्टिस्तान में चुनाव कराने की तैयारी फिर से शुरू हो गई है। इसके लिए 18 अगस्त की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। खास बात यह कि पाकिस्तान को भारत ये साफ साफ बता चुका है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश में गिलगिट बल्टिस्तान के क्षेत्र भी शामिल है और ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। कि जम्मू एंड कश्मीर के PAO को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को मगर पाकिस्तान है कि बार बार समझाने के बाद भी समझ नहीं रहा। पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वो 18 अगस्त को गिलगिट बल्टिस्तान में चुनाव कराएगा। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने देश की शीर्ष अदालत से क्षेत्र में मतदान की अनुमति देने के बाद इसकी घोषणा की है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को सरकार को गिलगिट बल्टिस्तान क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए पुराने आदेश में संशोधन करने की अनुमति दी थी। इसी को आधार बनाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शनिवार को गिलगिट बल्टिस्तान में चुनाव के लिए मंजूरी दी। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि पाकिस्तान सरकार या उसकी कोर्ट के पास अवैध रूप से और जबरन कब्जे वाले इलाकों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान ने गुस्ताखी तब की है जब पिछले ही महीने भारत पाकिस्तानी शीर्ष अदालत के फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था और चुनाव से बाज आने की हिदायत दी थी।
एक और बड़ी खबर, लद्दाख में पीएलए की करतूतों के बाद पैदा हुए तनाव को कम करने की बड़ी कोशिश भारत और चीन पक्ष करने जा रहे हैं। इसके लिए दोनों देश वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन बैठक में हर हफ्ते बातचीत करेंगे। सुलह की इन कोशिशों के बीच भारत और अमेरिका की अपने खिलाफ गोलबंदी से चीन चिढ़ा हुआ नजर आ रहा है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। एलएसी पर दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने की पूरी तैयारी है, तो साथ ही भारत अमन और शांति की अपनी राह भी नहीं छोड़ रहा। भारत और चीन के बीच अब हर हफ्ते बैठक होगी, जिसमें सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश की जाएगी। बताया गया है कि इस बैठक में दोनों देशों के अलग अलग मंत्रालयों के नुमाइंदे शामिल होंगे। इन प्रस्तावित बैठकों में खास तौर से दोनों देशों के विदेश, रक्षा और गृह मंत्रालयों की भागीदारी होने की बात सामने आ रही है। खास बात यह है कि ऐसी ही बैठक पिछले हफ्ते भी हुई थी, जिसमें चीन गलवान वैली में हुई झड़प में पीएलए को हुए नुकसान पर हमेशा की तरह चुप्पी साधे रहा। 15 जून को हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। लेकिन इस तथ्य को चीनी पक्ष लगातार दबाने की कोशिश में है। वहीं सीमा पर भारत की ओर से करारी चुनौती मिलने के बावजूद चीन की हेकड़ी कम नहीं हो रही है। अब सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के खिलाफ आग उगलने की कोशिश हुई है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर भारत सीमा विवाद में अमेरिकी सपोर्ट से चीन के खिलाफ फायदा उठाना चाहता है तो वो गलत आकलन कर रहा है। पीएलए पूरी तरह से तैयार है और एक साथ कई मोर्चों पर निपटने में सक्षम है। भारत एलएसी पर जिस तरह का जवाब दे रहा है उससे चीन के कदम डगमगा जरूर गए हैं, लेकिन देश की राजनीति अभी भी चीन पर दोफाड़ है। कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। चाइना के अंदर देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिनके वक्तव्य का स्वागत हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसकी स्थिति क्या है वो बताना चाहिए। वहीं चीन से तनाव की खबरों के बीच भारत और जापान की नौसेना ने ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। हिंद महासागर में भारत जापान की जंगी बेड़ों की दहाड़ सुनकर ड्रैगन सहम गया है। इस युद्धाभ्यास को भारत जापान की तरफ से चीन को सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। चारों तरफ नीला समंदर और उसके बीच रफ्तार भरते जंगी बेड़े आग उगल रहे हैं। भारत और जापान की नौसेना के शूरवीरों ने समंदर में अपने पराक्रम का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर ड्रैगन के पैरों तले जमीन खिसक जाए। अगर युद्ध होता है तो कैसे ऑपरेशन को अंजाम देना है, किस तरह से दुश्मनों के बेड़ों पर अटैक करना है, इतना ही नहीं एक एक कर कैसे दुश्मन ब्रिगेड का खात्मा करना है, सब कुछ इस मौके पर भारत जापान नौसेना ने लाइव करके दिखाया। इंडो जापान नेवी की बारूदी आतिशबाजी चीन के खिलाफ युद्ध के आगाज से कम नहीं। जिन जंगी बेड़ों को चीन ने फौरन समुद्र से हटने की वार्निंग दी थी, उन्होंने ही चीन की तरफ बारूद झोंक दिया। जंगी बेड़े से उड़े फाइटर जेटों ने ड्रैगन आर्मी के होश उड़ा दिए। तो क्या चीन अब चुप्पी साध लेगा? क्या जिनपिंग की अकड़ ढीली हो गई? भारत से युद्ध करने के लिए फड़फड़ाने वाला शैतान दुश्मन अब क्यों नहीं चला रहा, तो क्यों नहीं उड़ा रहा मिसाइलें? भारत जापान की नौसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास से क्यों सहमी है जिनपिंग की कायर फौज? ये तस्वीरें खुद जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने जारी की है। JMSDF ने बताया कि हिंद महासागर में हुए ट्रेनिंग में भारतीय नौसेना के INS कुलिश और INS राणा शामिल थे। जाहिर है जिनपिंग की शातिर नेवी समंदर में घुसपैठ के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रही है, लेकिन हिंदुस्तान और जापान ग्लोबल कोरोना विलन के हर खौफनाक प्लान का अंत करेगा। हिंद महासागर में दोनों देशों की समुद्री ताकत देखकर चीन में सन्नाटा पसरा है। चीनी नेवी बिल में घुस गई है। ड्रैगन की फौज दुम दबाकर भाग रही है। ये युद्धाभ्यास इसलिए भी खास है क्योंकि भारत चीन टकराव के अलावा पूर्वी चीन सागर के जिस अहम आइलैंड पर चीन लंबे समय से अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, उस पर जापान ने कब्जा करने की ठानी है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। क्या गलवान घाटी में चीनी मार्शल आर्ट में माहिर हथियारों से भिड़े थे भारतीय सैनिक? खुलासा यह हुआ है कि 15 जून को झड़प से पहले चीन ने अपनी माउंटेन डिवीजन और मार्शल आर्ट में माहिर हथियारों को सीमा के नजदीक तैनात किया था। भारत और चीन के सैनिकों के बीच की झड़प की ये प्रतीकात्मक तस्वीरें ही हैं, लेकिन 15 से 16 जून की रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के सैनिकों के सामने चीन ने अपने मार्शल आर्ट के योद्धाओं को उतार दिया था। जी हां, खुलासा हुआ है कि गलवान घाटी में हुई झड़प से कुछ दिन पहले ही चीन ने अपनी माउंटेन डिवीजन और मार्शल आर्ट में माहिर हत्यारों को सीमा के नजदीक तैनात किया था। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार PLA के इस डिवीजन में तिब्बत के स्थानीय मार्शल आर्ट क्लब से भर्ती किए गए लड़ाकों के अलावा चीनी सेना के नियमित सैनिक भी शामिल थे।
चीन की सरकारी मीडिया के हवाले से खुलासा हुआ है कि 15 जून से पहले ही गलवान के लिए मार्शल हत्यारे तैनात हुए थे। तिब्बत के ल्हासा में सेना ने 5 नए मिलिशिया डिवीजन को तैनात किया था। माउंट एवरेस्ट टीम के पूर्व सदस्यों के साथ मार्शल आर्ट के लड़ाके शामिल थे। इन लड़ाकों की वजह से सीमा पर हिंसक झड़प हुई थी। चीन के ये खुफिया लड़ाके मार्शल आर्ट, लाठी भाले, डंडा और रॉड के जरिए युद्ध लड़ने में माहिर थे और अब ऐसे ही लड़ाकों के भरोसे चीन भारत से युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक तिब्बत के पठारी इलाकों में रहने वाले ये लड़ाके चीनी सेना को नुकीली चीज और लाठी डंडों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। धोखे वाली लड़ाई में माहिर चीन अब इन भाड़े के लड़ाकों के जरिए भारत के साथ सीमा विवाद को और आगे बढ़ाने के फिराक में है। दरअसल भारत और चीन के बीच 1996 और 2005 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सीमा पर दोनों ओर से सैनिक किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गलवान में इसलिए किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन अब चीन ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। इसलिए भारत की सीमा से लगते हुए इलाकों में मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट लड़ाकों की तैनाती की गई है। उधर चीन किस तरह से खौफजदा है, आप समझिए। चीन में भारत को लेकर लगातार खलबली मची है। चीन के रणनीतिकारों ने अपनी सरकार को चेतावनी दी है, बाकायदा अलर्ट किया है कि भारत के साथ जंग के लिए अब सावधान रहना होगा। पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारतीय सैनिकों से मिले गर्दन तोड़ इलाज को चीन अब तक भूल नहीं सका है। हालांकि 15-16 जून की रात को गलवान में चीन के कितने सैनिक मारे गए थे, ये तो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ सका है। लेकिन अब एक बार फिर चीन के रणनीतिकारों ने ही चीन को भारत के खिलाफ अलर्ट हो जाने की चेतावनी जारी की है। चीन के सैन्य रणनीतिकारों ने अपने देश के नीति निर्माताओं से कहा है कि आने वाले वक्त में वो भारत के साथ सीमा विवाद में जंग के लिए तैयार रहें। चीन के रणनीतिकारों का मानना है कि लद्दाख में हो रही गतिविधियों को देखते हुए अब दोनों परमाणु संपन्न शक्तियों के बीच युद्ध की संभावना में इजाफा हो गया है। चीन के पीएलए के कई रिटायर्ड अफसरों ने कहा है कि सीमा पर भारत की तैयारियों को देखते हुए बीजिंग को भी और तैयार रहने की जरूरत है। इन अफसरों का मानना है कि भारत ने सीमा पर अपने मारक हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है। हालांकि एक बड़े रिटायर्ड चीनी अफसर का मानना है कि दोनों देशों के बीच आमने सामने की जंग की संभावना कम है, लेकिन फिर भी सीमा पर संघर्ष से इनकार नहीं किया जा सकता। इन अफसरों के मुताबिक चीन को भारत के रिएक्शन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सीमा पर तैयारियां बनाए रखना चाहिए। साफ है, अब चीन को भी पता चल गया है कि आधुनिक भारतवर्ष 1962 के भारत से काफी आगे निकल चुका है और इस भारत से भिड़ने के लिए चीन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चीनी एक्सपर्ट्स की राय से यह भी पता चलता है कि अब चीन की सेना बेदम हो गई है और भारत के जाबाजों से जंग में आमने सामने होने के लिए चीन को काफी तैयारियों की जरूरत है। लिहाजा चीन के रणनीतिकारों की सलाह पर काम करते हुए चीन को भारत को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए और सीमा पर भारत के साथ समझदारी भरा बर्ताव करना चाहिए, वरना इस बार भारत का जवाब चीन को काफी भारी पड़ सकता है। खास बात यह है कि इस बार दुनिया के कई बड़े मुल्क भी चीन के खिलाफ ही हैं। वहीं इस तनातनी के बीच एक और बड़ी खबर आई है। देश के कई बड़े नेता आतंकवादियों के निशाने पर हैं। आईएसआई दिल्ली में देश के बड़े नेताओं पर हमले की साजिश को रच रहा है। बिहार स्पेशल ब्रांच ने बिहार के सभी जिलों को अलर्ट किया है। बड़ी साजिश, बड़ा खुलासा, निशाने पर दिल्ली के नेता, आईएसआई का नया खूनी प्लान। नेपाल सीमा से आएंगे आतंकी, तालिबान और जैश के आतंकी, कश्मीर से भी होगी घुसपैठ। जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार स्पेशल ब्रांच का यह पत्र इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बार पाकिस्तान के निशाने पर भारत के बड़े नेता हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दिल्ली के बड़े नेताओं पर आतंकी हमले की साजिश रची है और इसके लिए नेपाल बॉर्डर से आतंकियों को भारत में प्रवेश कराया जाएगा। जब से आईबी ने अलर्ट जारी किया है, आईबी ने ये इनपुट दिया है कि आईएसआई ने योजना बनाई है कि भारत नेपाल सीमा से तालिबान और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए और पाक आर्मी द्वारा ट्रेंड 5 से 6 खूंखार आतंकी भारत नेपाल सीमा से प्रवेश कर सकते हैं और दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं पर हमला कर सकते हैं। यानी कि आईएसआई ने भारत में आतंकी हमले की एक बड़ी योजना बनाई है। उसके बाद से चौकसी बरती जा रही है। नेपाल सीमा से लगते बिहार के सभी जिलों में इस वक्त हाई अलर्ट है। तालिबान और जैश ए मोहम्मद के 5 से 6 खूंखार आतंकी बिहार नेपाल सीमा से ही भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार सीमा के अलावा आईएसआई ने कश्मीर सीमा से भी आतंकियों के घुसपैठ की नापाक योजना तैयार की है।
इन सभी आतंकियों को दिल्ली में बड़े नेता पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है। बहरहाल बिहार अलर्ट पर है और अब दिल्ली में भी सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी में इजाफा कर दिया है। और वहीं कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर है। कोरोना को लेकर देश के 3 राज्यों से ये बड़ी खबरें हैं। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार अब काफी सतर्क हो गई है। हैदराबाद में दोबारा से लॉकडाउन के आसार हैं। तेलंगाना सरकार 3 से 4 दिनों में लॉकडाउन को लेकर फैसला करेगी। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि लापरवाही अगर की गई तो लॉकडाउन एक बार फिर से लागू किया जाएगा। और पंजाब में भी सभी परीक्षाएं 15 जुलाई तक टाल दी गई हैं। आप देखिए। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से कोरोना को लेकर। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बड़ी खबर है। मरीजों के साथ रह सकेगा एक अटेंडेंट। ये एक बड़ी खबर है। अस्पताल में अटेंडेंट के लिए एक तय जगह होगी। दिल्ली सरकार ने इस बारे में गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। अटेंडेंट को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा स्ट्रिक्टली। तो ये क्योंकि कई कोरोना मरीजों की तरफ से दिल्ली के अस्पतालों से ऐसी फुटेज भी काफी वायरल हो रहे थे, शिकायतें आ रही थी कि उनका सही से ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब ऐसे में फैसला लिया गया है कि मरीजों के साथ एक अटेंडेंट को भी रखा जाएगा, लेकिन पूरे प्रोटोकॉल के साथ। अपने घरों में रहकर कोरोना का इलाज कराने की छूट देने के बाद दिल्ली सरकार अब बीमारी से पीड़ित परिवारों को एक और बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार दिल्ली के कोविड हॉस्पिटल्स में मरीजों की देखभाल के लिए एक रिश्तेदार रह सकता है। हालांकि वो मरीज के साथ नहीं रहेगा, बल्कि उसके लिए एक जगह तय की जाएगी। अटेंडेंट एक ही होगा जिसे कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। मरीज के इस अटेंडेंट के पास टेलीफोन की सुविधा होगी, जिससे वो जब चाहे अपने रिश्तेदार से बात कर सकता है। यही नहीं, वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इस बीच दिल्ली में कोरोना के खिलाफ मुहिम में खुद जुटे अमित शाह आज राजधानी के हालात को लेकर काफी भरोसे में दिखे। एक इंटरव्यू में शाह ने दिल्ली में युद्ध स्तर पर जारी तैयारियों के बारे में बताया और साथ ही भरोसा दिया कि राजधानी के हालात अब वैसे नहीं होने जा रहे, जिसकी आशंका कुछ समय पहले तक जताई जा रही थी। मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे और बाद में एमसीडी के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि 5.5 लाख परिस्थिति 31 जुलाई तक नहीं आएगी। खास बात यह है कि कुछ ही समय पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख केस हो जाने का अनुमान लगाते हुए आने वाले समय में बेहद गंभीर हालात को लेकर चेताया था। इस बीच दिल्ली सरकार के सामने एक और नया संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली के जेलों में बड़ी संख्या में कैदी संक्रमित हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल, मंडोली जेल, रोहिणी जेल में अब तक 45 कैदी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 17 कैदी अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं जेल में काम करने वाले 75 स्टाफ मेंबर्स को भी कोरोना हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटे में अगर देश में कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो 19,000 से लगातार दूसरे दिन ही ज्यादा बने रहे। इस दौरान 384 मरीजों की मौत हो गई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल तक कोरोना वैक्सीन आ जाने की उम्मीद है। पूरी दुनिया की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस में तो कोई कमी होती नजर नहीं आ रही, लेकिन कई देशों ने मौत के आंकड़ों को काफी हद तक काबू जरूर किया है। भारत में रविवार को कोरोना के नए मामले शनिवार के मुकाबले तो कम आए, लेकिन 19,000 का आंकड़ा फिर भी पार कर लिया। अच्छी बात यह रही कि रविवार को 11,500 से ज्यादा मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे। इसके साथ ही देश में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 2,10,000 से ऊपर हो गई। रविवार को भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए। यहाँ 5,493 लोग अलग अलग जिलों में पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि 30 जून के बाद भी प्रदेश में कोई ढील नहीं दी जाएगी आणि हे कोरोनाचं संकट लवकरात लवकर नष्ट करून केवळ माझा महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण जगाला पुन्हा एकदा सुखाचे, समृद्धीचे आणि निरोगी आयुष्याचे दिवस दाखव। कहा जा रहा है कि कोरोना के ज्यादा केस टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से है, लेकिन चिंता की बात कोरोना की वजह से देश में बढ़ रही मौतें हैं। 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा मामले। रविवार को 11,500 से ज्यादा मरीज ठीक। रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 2,10,000 के पार। दुनिया की बात करें तो कई देशों में कोरोना पहले के मुकाबले काफी हद तक कंट्रोल में नजर आ रहा है। खासतौर से अमेरिका और यूरोपीय देशों में तो केस अभी भी काफी आ रहे हैं, लेकिन मौतों के मामले में पहले के मुकाबले काफी कम हुए हैं। हालांकि मेक्सिको और ब्राजील सरीखे कुछ दक्षिण अमेरिकी देश कोरोना के नए हॉटस्पॉट जरूर बन रहे हैं। संख्या की बात करें तो शनिवार को दुनिया में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ तक पहुंच गए थे, जिसमें रविवार को 1,70,000 की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन यहाँ भी अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। कोरोना के 1,01,70,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए।
खास बात यह है कि इटली, ब्रिटेन और स्पेन जैसे कोरोना के भीषण संकट से जूझने वाले देशों ने बीमारी से मौत के मामले में अब हालात पर काफी हद तक काबू पाया है। इधर कोरोना से मजबूती के साथ निपटने के लिए तारीफें बटोर रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में योगी ने भूमि पूजन और राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया। पूरी खबर आप देखिए 100 सेकंड में। इलाके में लगातार हो रही बरसात की वजह से लोग जब घरों में सिमटे हुए थे, तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला की नगरी में पहुंचे। यहां योगी ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की तैयारियों को परखा। उन्होंने अयोध्या के विकास कार्यों का जायजा भी लिया। सीएम ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए और उन्हें मास्क अर्पित कर भव्य मंदिर निर्माण के साथ कोरोना संक्रमण के खात्मे की प्रार्थना की। साथ ही रामलला के दर्शन भी किए। योगी आदित्यनाथ इस समय अयोध्या के दौरे पर है। अयोध्या के दौरे के क्रम में इस समय पहुंचे हुए हैं हनुमानगढ़ी, जहां पे वो दर्शन पूजन करेंगे हनुमान जी महाराज का। इसके बाद सीधे जाएंगे जो राम जन्मभूमि क्षेत्र है वहां पर, और वहां पर वो पूजा अर्चना के बाद इंस्पेक्शन करेंगे उन कार्यों का जो कि भूमि पूजन के पहले किया गया है, यानी कि जो समतलीकरण का कार्य किया गया है और बाकी क्या तैयारियां हैं मंदिर निर्माण के लिए, उन सब चीज़ों का जायजा लेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। गोपाल दास ने मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए योगी से आग्रह किया, जिस पर सीएम ने उन्हें भरोसा भी दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर है। अयोध्या के दौरे के क्रम पर इस समय पहुंचे हुए हैं श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में, जहां पर उन्होंने रामलला का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया, उसका जायजा लिया है और ख़ास करके मंदिर निर्माण की दिशा में कैसे और आगे काम बढ़ाए जाएं, कैसे मंदिर का निर्माण किया जाना है, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की है। बताया जा रहा है कि महानृत्य गोपाल दास 1-2 दिन में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुविधानुसार भूमि पूजन के लिए तारीख देने का आग्रह करेंगे। कोरोना लॉकडाउन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का राम जन्मभूमि स्थल का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले रामलला की मूर्ति को नए अस्थायी स्थल पर स्थानांतरित किए जाने के समय उन्होंने 25 मार्च को यहाँ का दौरा किया था। बिहार, असम और उत्तर पूर्व के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक बारिश के हालात हैं। कुछ जिलों में तेज बारिश को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। इसके अलावा नेपाल से सटे इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। नदियों में उफान आ सकता है, बाढ़ का खतरा है, ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट में कहा गया है। बिहार, असम पर अगले 48 घंटे भारी, आसमान से बरसेगी आफत। मौसम विभाग की चेतावनी। बिहार में बाढ़ का खतरा 2-3 जिलों पर ज्यादा, बाकी जिलों में भी कम होगी बारिश, लेकिन कुछ जिलों में भयंकर बारिश की आशंका है, जिससे बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। ये खबर बेहद परेशान करने वाली है, सचेत और सावधान करने वाली है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गुरुवार को बिजली गिरने से 135 लोगों की जान गई थी। बिहार के 24 जिलों में सबसे ज्यादा 100 मौतें हुई थी और अब बिहार के कई जिलों में फिर से भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल भी बिहार में जोरदार बारिश हुई। पटना में भारी बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसा जलभराव नजर आया। जिंदगी ठहर गई। एक दिन की बारिश से पटना की सड़कें नरक बन गई। सड़क निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास तक में बारिश के पानी ने धावा बोल दिया। मंत्री जी के घर में लबालब पानी भर गया। जरा सोचिए, अगले 48 घंटे में पटना और बिहार के दूसरे जिलों में मूसलाधार बारिश हुई तो क्या होगा। वहीं असम के हालात भी बाढ़ से बिगड़ रहे हैं। ऊपर से मौसम विभाग की चेतावनी ने डर और बढ़ा दिया है। अगले कुछ घंटे असम पर भारी हैं। अगर ज्यादा बारिश हुई तो बाढ़ का विकराल होना तय है। पिछले कई दिनों से हुई बारिश से असम का हाल बेहाल है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल का गृह जिला डिब्रूगढ़ बाढ़ की मार झेल रहा है। डिब्रूगढ़ की इन तस्वीरों को देखिए, लोग नाव तक का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। डिब्रूगढ़ में मकान, दुकान, वाहन, संस्थान सब पर पानी का कब्जा हो रहा है। लोग अपने खाने का इंतजाम जैसे तैसे कर रहे हैं, तो मवेशियों के लिए चारा नहीं है। कुछ लोगों के लिए दिल में डर इतना समा गया है कि सुरक्षित स्थान की तरफ पलायन कर रहे हैं। अगले कुछ घंटों में इस इलाके में बारिश हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इधर दिल्ली में ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर कारोबारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये पूरा मामला उत्तरी दिल्ली के रोहिणी इलाके का है। ब्लैकमेलिंग का आरोप एक नामी स्कूल के मालिक, उसके बेटे और प्रिंसिपल पर लगा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है। आप देखिए 100 सेकंड में ये सनसनीखेज कहानी। उसने फर्जी कागजात तैयार करा रखे थे और उन कागजात पर मुझसे समाज का भय दिखाकर जबरदस्ती साइन करा लिया। मुझे धमकी दी कि अगर तूने साइन नहीं किया तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरे को दिल्ली में नहीं रहने दूंगा, तेरी जायदाद पर कब्जा कर लूंगा,
तेरी फैमिली की बेइज्जती करूंगा, तेरे को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, समाज में बदनाम कर दूंगा। ये उस सुसाइड नोट की कुछ लाइनें हैं जो जान देने से पहले दिल्ली के कारोबारी ने लिखी हैं। एफआईआर और सुसाइड नोट के मुताबिक रोहिणी के एक नामी स्कूल का मालिक चावल कारोबारी भूपेंद्र गुप्ता को उनकी फर्जी तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। आरोप है कि स्कूल मालिक देवेंद्र गोयल, उसके बेटे रजत गोयल और स्कूल प्रिंसिपल प्रियंका बरार इस साजिश में शामिल थे। तीनों मिलकर कारोबारी से उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। कहा जा रहा है कि स्कूल मालिक और उसके बेटे ने प्रिंसिपल के साथ मिलकर मृतक की फर्जी अश्लील तस्वीरें तैयार की। उसके बाद बदनामी का डर दिखाकर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की साजिश में जुट गया। इसी से परेशान होकर कारोबारी भूपेंद्र गुप्ता ने रानीबाग स्थित अपने घर पर जहर की गोलियां खाकर जान दे दी। लेकिन मरने से पहले भूपेंद्र ने अपनी पूरी त्रासदी सुसाइड नोट में लिख दी। इसके बाद तीनों आरोपियों के लिए खुद को बेगुनाह साबित कर पाना आसान नहीं नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र ने कई बार इनसे सुलह करने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहा। भूपेंद्र ने मामले की शिकायत पुलिस में नहीं की क्योंकि आरोपी उसे लगातार बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे थे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसी डर से भूपेंद्र ने अपने जानने वालों के साथ भी अपनी इस परेशानी की चर्चा नहीं की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।